नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर चल रहा था और उसी सीरीज़ में आधुनिक भारत का चैप्टर था। तो नेहरू रिपोर्ट से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज की डेट में यह पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को पीडीएफ जो है बीओ वाले मेंस और यूपी पीसीएस मेंस के ग्रुपों में आप लोगों को दे दी जाएगी। तो जो लोग भी बीओ का मेंस और यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेहरू रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी के बारे में। देखिए, जो साइमन कमीशन को हम लोगों ने देख लिया था। जब कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, तब तत्कालीन भारत सचिव थे एक लॉर्ड बर्केनहेड। ठीक है, तो इन्होंने भारतीयों को चुनौती दी थी और कहा था कि संविधान स्वयं बना लें। ठीक है, तो भारतीयों ने क्या किया कि भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और नेहरू रिपोर्ट का निर्माण किया गया। इसका प्रारूप जो है मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर शास्त्री ने तैयार किया था। ठीक है, इसके लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया 28 फरवरी 1928 को, पहले दिन में ही। ठीक है, और 10 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में बम्बई में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को नेहरू समिति का सचिव बनाया गया। ध्यान रखिएगा, जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और जो सचिव थे वो कौन थे? वो आपके जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशें कौन कौन सी थी, तो अब उनको देख लेते हैं। देखिए, यही सिफारिशें ही पूछी जाती हैं कभी कभी। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली को त्याग दिया जाना चाहिए, जो कि 1909-1919 में जो एक सांप्रदायिक विभाजन किया गया होता है, फूट डालो कि राज करो वाली नीति को अपनाया जाता है, तो उन सारी चीज़ों को त्यागने की बात कही जाती है। त्याग कर सभी जगह संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए। केंद्रों में मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो। पंजाब व बंगाल में मुस्लिम बहुल प्रांतों को छोड़कर शेष प्रांतों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और क्या चीज़ है कि जैसे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। विषयों का केंद्र और प्रांतों में विभाजन राज्य की एकात्मक प्रकृति को प्रोत्साहन और अशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथ में होती थी। ये प्रावधान आपके किए गए थे नेहरू रिपोर्ट में। सातवां कौन सा है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन प्रणाली की स्थापना हो और राज्य के सभी नागरिकों को धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जाए। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं नेहरू रिपोर्ट की। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या घटनाएं घटित होती हैं। लखनऊ में 1928 में डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन होता है, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है। लेकिन 22 दिसंबर 1928 को कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा, सिखों और जिन्ना ने रिपोर्ट से असहमति व्यक्त की। देखिए, 3 लोगों ने किया था। हिंदू महासभा, जिसको वर्तमान में आरएसएस कहा जाता है, सिख संप्रदाय ने किया था नेहरू रिपोर्ट का जो असहमति दर्ज की थी, और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट पर असहमति व्यक्त की थी। ठीक है, जिन्ना वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने का कार्य किया था। ठीक है, जो भारत के विभाजन की बात करते हैं और अलग अलग एक देश बनाने की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्य मूर्ति जैसे युवा राष्ट्रवादी नेता नेहरू रिपोर्ट से सहमत नहीं होते हैं। अब देखिए, ये लोग भी नेहरू रिपोर्ट से सहमत नहीं होते हैं। ये लोग औपनिवेशिक शासन के विपरीत पूर्ण स्वाधीनता के, मतलब हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। हमें क्या है, हमें पूर्ण स्वाधीनता मिलनी चाहिए। हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता की मांग करना चाहते थे युवा लोग जो थे। लेकिन जो वृद्ध लोग थे वो चाहते थे कि कम से कम कुछ ही हमें चीज़ें, कुछ स्वतंत्रता मिल जाए। ठीक है, इन लोगों ने भारतीय स्वाधीनता के लिए नवंबर 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करी। ठीक है, इसके बाद घटना घटित होती है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1928 में संपन्न होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं
मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो संपन्न होता है। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में ही कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट के आधार पर एक पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता डोमिनियन स्टेट की मांग की और सरकार को इस पर विचार करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया। इस सम्मेलन के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का अन्य नेता सरकार को मोहलत देने के पक्ष में नहीं थे। मतलब ये नहीं कहना चाहते कि 1 साल का समय दीजिए आप उनको, बिल्कुल तुरंत आप मांगिए कि हमें ये चीज़ें चाहिए। इस स्थिति में महात्मा गांधी की मध्यस्थता ने इस समस्या का समाधान निकाला और सरकार को मात्र 1 वर्ष का समय दिया गया। राष्ट्रवादी मुसलमानों ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, लेकिन जिन्ना मुस्लिमों के लिए विशेष रियायतें चाहते थे। उन्होंने अन्य मांगों के अतिरिक्त केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधि की मांग भी की, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। तो ये अपना रह रहकर मोहम्मद अली जिन्ना ये रह रहकर अपनी मांगों को उठाया करते थे। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। देखिए 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन तक गांधी जी अपने 6 वर्ष के लंबे राजनीतिक अंतराल के बाद 1927 ईस्वी में सक्रिय राजनीति में पुनः वापस आ जाते हैं। ठीक है, 1929 में क्या होता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी को करनी थी, परंतु उन्होंने अपने स्थान पर जवाहरलाल नेहरू को इस सम्मेलन का अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को ही रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसको पूर्ण स्वराज्य को अपनाने का लक्ष्य घोषित किया जाता है और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की जाती है। ठीक है, इसीलिए हमारा स्वतंत्रता जो आपका गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी के दिन ही मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। अब देखिए अगली घटना घटित होती है दिल्ली घोषणा पत्र। तो देखिए साइमन कमीशन के विरोधी आंदोलनों की तीव्रता से घबराकर सरकार ने क्या करती है, एक कूटनीतिक सहारा लेती है। ठीक है, एक चाल चलती है जिसके अंतर्गत 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन द्वारा यह घोषणा की जाती है कि महारानी की ओर से मुझे स्पष्ट रूप से कहने का आदेश हुआ है कि सरकार के निर्णय में 1917 ईस्वी की घोषणा में यह बात निहित थी कि भारत के विकास में स्वाभाविक मुद्दे उसमें से दिए गए हैं, उनमें डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये बात कही जाती है। इरविन की घोषणा के बाद 2 नवंबर 1929 को दिल्ली में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसमें एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है जिसे दिल्ली घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दिल्ली घोषणा पत्र की मुख्य बातों को देख लेते हैं। जैसे पहली बात क्या थी, डोमिनियन स्टेटस के सिद्धांत को तुरंत स्वीकार किया जाए। देखिए दिल्ली घोषणा पत्र में वही नेहरू रिपोर्ट की कुछ बातों को स्वीकार किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन की बहुसंख्यक प्रतिनिधि हो, राजनीतिक बंदियों को क्षमा कर दिया जाए और समझौते की एक सामान्य नीति को लागू किया जाए। तो ये दिल्ली घोषणा पत्र की बातें थी। ठीक है, दिल्ली घोषणा पत्र की मांगों के प्रत्युत्तर में ही 23 दिसंबर 1929 को इरविन ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगों के विषय में कोई भी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। अंग्रेज तो चाहते भी नहीं थे कि इस तरीके से हम भारतीयों की मांगों को स्वीकार करें। ठीक है, तो इरविन ने मना कर दिया। अब इस प्रकार जो सरकार थी और नेताओं के बीच में बातचीत का दौर समाप्त हो जाता है और भावी संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ठीक है, उसी के बाद घटना घटित होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद एक नए व्यापक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी 1929 का अधिवेशन जो होता है, इसके प्रस्तावों के अनुकूल 26 जनवरी 1930 को सारे देश में असंख्य सभाओं में स्वाधीनता की शपथ ली गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन के सूत्रपात का आह्वान किया जाता है। इसके पूर्ण क्या होता है, इसके पूर्व गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगें रखी थी। इन मांगों को स्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का गांधी जी अंग्रेजों को समय देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी मांगे थे। कि जैसे सेना के व्यय में 50% की कटौती करना, दूसरा क्या सिविल सेवकों के वेतन में 50% की कटौती। ठीक है, पूर्ण शराबबंदी। अब देखिए ये पैसा जो सेना के व्यय में 50% की कटौती, सिविल सेवकों के वेतन में 50% की कटौती, तो ये भारत का पैसा कहीं ना कहीं ब्रिटेन जा रहा था, इसीलिए गांधी जी ने मना किया था। पूर्ण शराबबंदी की बात कही थी। राजनीतिक बंदियों की, जो लोग व्यक्तियों को जेलों में डाला गया था, उनकी रिहाई की बात की जाती है।
अगला है आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार किए जाने की बात कही गई थी। शस्त्र अधिनियम में सुधार करके इसके लिए लाइसेंस स्वीकृति को जन नियंत्रण में लाना, इसकी बात भी कही जाती है 11 सूत्री मांगों में। और रुपये स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस करना था। ठीक है, तो ये बातें कुछ कही जाती हैं। 8वां बात क्या थी, जो आपका 11 सूत्री मांगे थी, कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान करना, तटीय नौवहन को भारतीयों के लिए आरक्षित करना और भू राजस्व में 50% की कटौती करना। तो ये सारे के सारे भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने बातें उठाई थी। नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति खत्म हो, ठीक है, समाप्ति हो। तो ये 11 सूत्री मांगे थी गांधी जी की। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, अगली घटना घटित होती है आपकी दांडी मार्च। दांडी मार्च देखिए, सरकार द्वारा 11 सूत्री मांगों का कोई जब सार्थक जवाब नहीं मिलता सरकार की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, तो इसी के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्री तट पर स्थित दांडी यानी नवसारी जिला के लिए अपने 78 समर्थकों के साथ में पदयात्रा मतलब पैदल यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। 24 दिनों के उपरांत 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इस अवसर पर विदेशी पत्रकार वेब मिलर जो है साबरमती के आश्रम में भी रुकता था। ठीक है, रुका था। अब अगली चीज़ क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों को देख लेते हैं कि जैसे नमक कानून का उल्लंघन करना, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना, सरकारी सेवाओं से इस्तीफा देना, शराब की दुकानों पर धरना देना, कर रोको, ठीक है, अभियान मतलब कर नहीं अदा करना। तो ये सब बातें कही गई थी। नमक कानून के उल्लंघन के साथ पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है और इसमें पहली बार महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी जाती है। इससे पूर्व महिलाओं ने सामाजिक राजनीतिक प्रदर्शनों में बहुत कम ही हिस्सा लेते हैं, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो रहता है इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज़्यादा, पहली बार ऐसा होता है कि महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी मात्रा में दिखाई पड़ती है। अब देखिए अगली घटना घटित होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। देखिए ब्रिटिश सरकार ने 12 सितंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन के रूप में गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, इस सम्मेलन में कुल 89 सदस्य शामिल हुए होते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है, यह सम्मेलन लंदन के जेम्स पैलेस में आयोजित किया जाता है और कांग्रेस द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार किया जाता है। मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस बहिष्कार करती है और ब्रेल्सफोर्ड के अनुसार सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय नरेशों, दलित वर्ग, हिंदू, सिख, ईसाई, जमींदार, श्रमिक संघों और वाणिज्य संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, किंतु भारत माता वहां उपस्थित नहीं थी। तो यह बात कही जाती है। अब अगली चीज़ क्या है कि देखिए जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्ष के बाद प्रकाशित हुए, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार के अखिल भारतीय संघ के निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन, केंद्र में द्वैध शासन पर सहमति। बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रचंडता को देखते हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी करने के लिए 31 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 31 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद में घटित होता है आपका अगली घटना घटित होती है गांधी इरविन समझौता। क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये लगता था कि जब तक हम कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे, गोलमेज सम्मेलन में बैठकर बात निश्चित नहीं होगी, तब तक काम नहीं चलने वाला। इसीलिए देखिए अगली घटना घटित होती है गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को होता है। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयासों से गांधी जी वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता स्टार्ट होती है। 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, तो इनको अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हिंसात्मक अपराधियों से भिन्न सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिए जाएंगे। दूसरी मांग क्या होती है, गांधी इरविन समझौते के तहत आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति वापस की जाएगी। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार पुनः वापस में उदारता दिखाएगी, वापस लेगी। ठीक है, समुद्र के किनारे रहने वाले भारतीय व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बना सकते हैं और भारतीय शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं। तो ये
समझौते में बातें कही होती हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु हैं गांधी इरविन समझौते के। ठीक है, अब कांग्रेस की ओर से गांधी ने कौन कौन सी बातें स्वीकार की थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा अगर ये बातें हुई, मान ली गई। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लेगी और लेती भी है। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाती भी है, गांधी जी जाते हैं, अन्य सहयोगी जाते हैं। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा वापस ले ली जाएगी। गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। तो ये कुछ बातें कही जाती हैं, स्वीकार की गई, गांधी जी की ओर से स्वीकार की गई बातें होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगली घटना घटित होती है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। ठीक है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है मार्च 1931 में। ठीक है, तो मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह अधिवेशन होता है, जहां पंजाब में नौजवान सभा के नेतृत्व में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए थे। और इसी अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए कि जैसे गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लिया गया है। दूसरी बात क्या थी, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जताई है। भगत सिंह और उनके साथियों की वीरता की प्रशंसा की गई। कांग्रेस ने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पुनः दोहराया और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का उदय होता है। अब अगली इसके बाद में, अब ये कराची अधिवेशन तक हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब अन्य मतलब डायमेंशन में, ठीक है, आगे की चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन से। अब यह जो एक चैप्टर था आधुनिक भारत का, पहला चैप्टर था। ठीक है, तो पहले चैप्टर को हम लोगों ने 4 लेक्चर में कंप्लीट किया है। आज की डेट में आप लोगों को यह पीडीएफ पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है बीओ मेंस का और यूपी पीसीएस में 2019 और 20 का अलग अलग चल रहे हैं। तो जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।